कैसे कन्विंस किया फिर आपने अपने पेरेंट्स को? कैसे कन्विंस किया? मैंने नहीं किया, मेरे भाई ने किया। मेरे भाई ने किया, बहुत बनाया बोले। मेरे भाई ने थोड़ा ट्रिक, थोड़ी चाल चली और कुछ लगा थोड़ा सा घूम के आ जाएगा, ऐसा वैसा, देखते हैं, कुछ नहीं है, आ जाएगा 1-2 महीने में या 4-5 दिन में या हफ्ते बाद में, इस तरह का कुछ करके उन्होंने मेरा टिकट करवा दिया। भट्ट साहब मतलब हॉट डायरेक्टर थे वो टाइम के। तो मैं मिला उनसे, भट्ट साहब से, मुझे लगा हाँ भाई कहिए। मैंने कहा मैं मुश्ताक खान। हाँ तो? मैंने कहा वो सलीम खान है, मुश्ताक खान सलीम खान। मैंने कहा नहीं, मैं मुश्ताक खान एक्टर, सलीम खान साहब जो राइटर है। हाँ 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 हाँ, क्या हुआ उनको? मैंने कहा नहीं उनको कुछ नहीं हुआ, उन्होंने मुझे आपके पास भेजा, आपसे उन्होंने मेरे बारे में बात की। अच्छा आप हैं मुश्ताक खान। देखो भैया देखो, मैं अभी शूट कर रहा हूँ, मैं आपसे ज़्यादा बात नहीं कर सकता है। वो मेरे भाई है, एक मुकेश भट्ट, दूसरे हैं रॉबिन भट्ट, आप उनसे बात कर लो, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है? क्या होता है जब आप काम करते रहते हैं तो एक थोड़ा सा सब कुछ सही रहता है ना। घर वाले भी, घर में भी जब गए तो खुश हो गए, अच्छा अच्छा, अब तो फादर को भी देखा, देखो मैंने ये किया, तो उनको भी लगता अरे हाय कुछ कर रहा है, शायद कुछ कर रहा है। क्योंकि ना वो इतने ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए थे जब मेरा स्ट्रगल के दिन थे, तो लोग कभी कभी मेरे 1-2 दोस्त भी आ गए और देखा कि अरे यार ये तो गेस्ट हाउस में रह रहा है, ये तो बहुत बुरी हालत में है। We want to know everything about भगवती प्रसाद मिश्रा। या देखिए, आप देखेंगे कि उसमें जहाँ आप मेरा वो देखेंगे ना करेक्टर, तो उसमें करेक्टर में मैं ये ऐसा रहता है मेरा। कैसी बात करते हैं? हाँ 4 बच्चों को 3 बच्चे कैसे कर सकता है राहुल बाबू, समझो ना, हम जापान रिटर्न हो, 4 साल हमने जापान में ट्रेनिंग लिया हो। जुनून में मैंने आदिवासी का रोल किया है। होइंगा होइंगा मजा बाबू, अमावस्या की रात है, मिलेंगा, इस तरह का जो आपने देखा हो, जिसमें वो शेर बनता है। मैं मुश्ताक खान और आप मुझे देख रहे हैं ऑन बॉलीवुड हंगामा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बॉलीवुड हंगामा। माय नेम इज़ उर्मिन। कुछ ऐसे एक्टर्स हमारी ज़िंदगी में होते हैं जो वाकई में हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन जाते हैं। वो जब भी बड़े पर्दे पर आते हैं उनको देखकर एक हंसी छूट जाती है। ऐसा लगता है कि इन्होंने इतने सालों से हमारी लाइफ को एंटरटेन किया है। और आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद है जो हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी है। इनकी एक टांग नकली बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये जब हंसाते हैं तो एक अलग अंदाज में हंसाते हैं। प्लीज़ वेलकम मुश्ताक खान जी। नमस्कार नमस्कार उर्मिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे हॉलीवुड बॉलीवुड हंगामे में बुलाया हुआ है। एंड एक्चुअली अभी बॉलीवुड जो है वो हॉलीवुड से भी, मैं कहने वाली थी आपसे, आपने बिल्कुल सही कहा कि आप अभी जल्दी से मीठा खा लीजिए। हॉलीवुड बॉलीवुड बोल दिया, अब हम सब कुछ इंटरनेशनल ओवरसीज जाना चाहते हैं। तो ये बॉलीवुड हॉलीवुड हंगामा जो है। और वैसे भी आपको तो ये भी है ना एक्सपीरियंस, क्योंकि आप जापान से भी हैं। हाँ, हम जापान 1993 में गए थे। 1993 में गए थे जापान। वहाँ से 4 साल की ट्रेनिंग लेके आए। 4 साल की वो ट्रेनिंग का देखो असर ये हुआ कि फिर हम गदर मचाने लगे। ओह वाह वाह वाह, मतलब आज तो बातों का एक अलग दौर, एक कमाल का एक फील होने वाला है। मुश्ताक जी, इट्स सो वंडरफुल टू सी यू। मैंने जैसे अपने इंट्रोडक्शन में कहा, ऐसा लगता है कि आप हमारे घर के एक सदस्य हैं। थैंक यू। ये आपको कॉम्प्लीमेंट कितनी बार मिला होगा? बहुत बार मिला है और ख़ास करके इन दिनों तो बहुत मिल रहा है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि गदर 2 इतनी बड़ी हिट हुई है कि हमने सोचा नहीं था। फ्रैंकली स्पीकिंग, ये फिल्म हमने 22 साल पहले की थी और 22 साल पहले की गदर थी, वो इतनी बड़ी हिट थी। और जनरली क्या होता है कि जब कोई सिक्वल बनता है या पार्ट 2 बनता है तो वो उतना ज़्यादा हिट नहीं होता है जितना कि पहला हो चुका है। लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी है और दर्शकों का प्यार है कि इतनी बड़ी हिट करा दी फिल्म को। तो कब आपको बताया गया कि इसका पार्ट 2 बन रहा है? ये शूटिंग शुरू होने से पहले जब एक बार मैं एक प्रोग्राम में अनिल जी से मिला था जी। तो उन्होंने थोड़ा सा हिंट दिया था मुझे कि बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। तो जल्दी मिलने वाले हैं मतलब ये थोड़ी कि उनको मुझे वो दावत पे घर पे बुलाएंगे या कहीं कोई मीटिंग करेंगे या कोई चाय नाश्ता वगैरह। तो मैंने कहा सर क्या बनाने का प्लान है क्या? तो बोले कोई ज़बरदस्त है, वैसे ही है। मैंने कहा क्या था, कुछ बताइए। तो हिंट दी, बोले बस मज़ा आ जाएगा, बोले 22 साल पुरानी याद आ जाएगी। तो एक हल्का सा हिंट उन्होंने दिया था गदर 2 के लिए और मैंने ठीक है ओके, आई वॉज एक्साइटेड नेचुरली कि 22 साल पहले जो हमने एक फ़िल्म की थी उसका दोबारा उसका सिक्वल बन रहा है। और फिर कुछ दिनों के बाद मुझे वहाँ से ऑफिस से फ़ोन आया कि सर अनिल जी आपको याद कर रहे हैं। फिर जब मैं गया तो उन्होंने मुझे कहा कि मुश्ताक भाई
ये हम फिल्म शुरू कर रहे हैं और आपका जो रोल है इस बार थोड़ा सा और भी राइटर आपसे बहुत खुश है, उन्होंने कुछ अच्छे अच्छे सीन आपके लिए लिख दिए। राइटर जो है शक्तिमान जी मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं वो, बहुत बहुत ही संजीदा राइटर हैं और बहुत बहुत गिनी चुनी फिल्में करते हैं वो, समझे ना। तो उनकी मेन फिल्म तो ये गदर है। तो उन्होंने मैंने जब उनको फ़ोन किया तो बोले हाँ मुश्ताक भाई, मैं उनको कहा थैंक्स सर, डायरेक्टर ने बहुत अच्छा बोला, आप मेरे रोल के लिए आप लिख रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। फिर फिल्म शुरू हुई, लखनऊ में हम लोगों ने शूटिंग शुरू किया इसकी। वाकई में आपको बताऊं, मैं थिएटर में जब देख रही थी आपके एंट्री पर सीटियां बज रही हैं, तालियां बज रही है, मतलब इट फेल्ट लाइक अरे हमने इन्हें देखा है। हम क्योंकि गदर ऐसी फिल्म है जो घर घर में चली है, सब किसी ने इसे एंजॉय किया है, वी हैव लिव्ड इट। तो कॉन्ग्रेचुलेशन सच्ची में, सो ग्लैड दैट आप इस फिल्म का हिस्सा थे और हैं और आगे गदर 3 में रहेंगे भी। हाँ मुझे ऐसा लगता है, आप सुना ऐसी आवाज़ तो आ रही है कुछ कि ऐसा कुछ गदर 3, 4, 5 ऐसी बात कर रहे थे जिस तरह इसकी सक्सेस को देख करके। बट उर्मिन जी एक्चुअली क्या है ना, ये जो एक इमोशन जुड़ा हुआ है इस फिल्म के साथ, दर्शकों का जो इमोशन जुड़ा हुआ है ना, वो इट्स वर्किंग। या मुश्ताक जी, मैंने सुना है कि दैट फिल्मों से आपका ये जो प्यार है वो बचपन से रहा बिकॉज ऑफ थिएटर बैकग्राउंड। आप पहले स्कूल में थिएटर करते थे और किसी ने आपको ये सलाह दी कि आपको मुंबई आ जाना चाहिए। जी ये मेरे प्रोफेसर्स जो होते थे, जो मेरे लेक्चरर होते थे, जो टीचर्स जो होते थे, आई स्टार्टेड माई एक्टिंग करियर, आई कैन से दैट फ्रॉम व्हेन आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड, 6वीं क्लास में जब था तब से मतलब मुझे स्टेज देख करके मेरे को लगता था कि कुछ ना कुछ करना जा करके। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं कुछ अकेले जा करके वहाँ कुछ मोनो डायलॉग्स बोलता था, फिल्मों के डायलॉग्स फिल्में देखा करता था और उसके वो कॉपी करता था, गाने गाता था। तो उस ज़माने में आपके फेवरेट एक्टर कौन थे? वो टाइम पे तो दिलीप साहब थे, दिलीप कुमार थे, प्राण साहब थे, मनोज कुमार थे जिन्होंने फिल्म बनाई थी। एज ए मनोज साहब को तो मैं एज एन एक्टर से ज़्यादा एज ए डायरेक्टर मानता हूँ, क्योंकि उनकी जो फिल्में उपकार मैंने कम से कम 7-8 बार देखी होगी। दिलीप साहब की राम और श्याम तो मैं जब जहाँ मिलता था मैं जाता था कि चलो अब राम और श्याम देखना। तो इस तरह मैं फिल्में गंगा जमुना वगैरह ये वो सब, तो बहुत फिल्में देखने का शौक़ था। और उन्हीं फिल्म और वो मेरा घर पे भी मतलब मेरे गांव में थिएटर नहीं था। अच्छा। मैं बाहर जाता था, ज़िले में जाता था, वहाँ से कुछ 50-60 किलोमीटर, दोनों कभी कभी तो साइकिल से जाते थे हम लोग पिक्चर देखने के लिए, या बस में जाते थे, पिक्चर देख के फिल्म देख के आते थे, क्योंकि थिएटर हमारे यहाँ नहीं था। वो थिएटर क्या, वो टूरिंग टाकीज आया करती थी हमारे यहाँ, जब वो मेला होता था रामनवमी का मेला, तो उसमें वो 7 या 9 दिन का कुछ मेला होता था, तो वो चारों तरफ से वो पर्दा लगाते थे, उसमें फिल्म आती थी। तो मुझे याद है कि एक बार मेले में मदर इंडिया आई थी, तो वो मदर इंडिया मैंने 9 के 9 दिन जा कर के देखी थी। तो फिल्मों का शौक़ था और एक्टिंग का शौक़ था, ऐसा लगता था कि बस यही करना है। तो जब मैं स्कूल में था तो छोटे छोटे जो भी प्रोग्राम्स होते हैं स्कूल्स के, ये वो सब, वो मैं उसमें छोटे छोटे नाटक मैं किया करता था। और तो हमारे स्कूल में क्या था कि कोई एजुकेशन नहीं था, लड़कियों का अलग स्कूल था, हमारा अलग स्कूल था। तो लड़कियों का पार्ट बिना फीमेल कैरेक्टर के तो आप कोई चीज़ बना ही नहीं सकते ना, उसमें तो चाहिए पत्नी चाहिए, प्रेमिका चाहिए, बहन चाहिए, माँ चाहिए। तो बड़ा मुश्किल हो जाता था कि कहाँ से क्या करें, लड़कियाँ तो मिलेंगी नहीं। और हमारे यहाँ इतना ऑर्थोडॉक्स मामला था, मतलब कि कोई भी लड़की तैयार नहीं होती थी काम करने के लिए। तो फिर हम अपने स्कूल में अगल बगल ऐसे कुछ चिकने लड़के देखते थे और उनको तैयार करते थे। बड़ा मुश्किल होता था, वो कहते हट मैं क्यों करूँ, हट मैं पागल, मैं लड़की क्यों बनूंगा। आपने कभी ट्राई किया? आपने कभी ट्राई किया टू बी अ गर्ल? नहीं मैंने नहीं, क्योंकि मैं क्या मैं ही डायरेक्टर होता था, मैं ही राइटर होता था और मैं ही लिखता था, मैं एक्टिंग भी करता था। तो मैं दूसरों को देखा तो फिर हम उनको ना पटाते थे, फिर उनको बोलता यार इसको बुला लेके आ, उसको फिर होटल में लेके जाना, उसको कुछ खिलाना, मिठाई ये वो बर्फ़ी और जलेबी और बूंदी लड्डू ये वो सब, ये बचपन के रिश्वत। हाँ ये चॉकलेट वगैरह देना वगैरह, यार कर ले। तो वो इस तरह से हम लोग को पटा करके वो हम इस तरह के मैं नाटक लिखा करता था। फिर मैं कॉलेज में गया तो कॉलेज में तो खैर कोई एजुकेशन था, वहाँ पर फिर मैंने नाटक किया। तो वहाँ के प्रोफेसर्स मेरे सीरियसली, मुझे अच्छी तरह याद है, एक अली साहब थे और एक प्रोफेसर पंडित थे, उन्होंने मुझे स्पेशली बोला कि यार तुम जो है ना, तुम्हारे लिए ये जगह नहीं है, you just go to
मुंबई या पुणे या कहीं चले जाओ। बट फैमिली वाज ओके विद इट? नो नो नो, माई पेरेंट्स वर टोटली अगेंस्ट, बट माई ब्रदर महफूज खान, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। भाई ने मेरे को, क्योंकि भाई को मालूम था कि यार ये तो नाटक ही करता रहता। स्कूल में, कॉलेज में मैं सिर्फ नाटक और एक खेलना, क्रिकेट खेलना, हॉकी खेलना और नाटक करना, यही मेरा काम था। फिर ऐसी कॉलेज में जब मैं था तो कॉलेज के लिए मैं बाहर दूसरे शहर में गया था, तो वहाँ पर एक मैगजीन आया करती थी उस टाइम पे, आई थिंक माधुरी मैगजीन आती थी वो टाइम पे। उसमें इश्तेहार था, एडवर्टीजमेंट था उसमें, नेशनल एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न के लिए। तो अगर आपको एक्टर बनना चाहते हैं, क्या आप फिल्मों में आना चाहते हैं, क्या अपना भविष्य आप फिल्मों में बनाना चाहते हैं, इस तरह का कुछ होता है ना, होता है। तो आप आइए, मुंबई आइए, ये आइए, और ये फॉर्म भर के भेज, हमने ऐसे ही फॉर्म भर के भेज दिया। हमने कहा देखते हैं क्या होता है। एंड आप बिलीव करेंगे, 1 महीने के बाद आपको इंटरव्यू कॉल आ गया। इंटरव्यू कॉल आ गया तो मतलब अब ये हो गया था कि वो इंटरव्यू कॉल आया तो हमने सबको दिखाया और सबने देखा, और वो आया भी ऐसे बस के द्वारा आया कि यार ये तुम्हारा लेटर आया हुआ बॉम्बे से। तो वो छोटे से गांव में क्या होता है ना, ऐसा लगने लगा सब लोग, अरे तुम तो हीरो बन गए। मतलब अभी इंटरव्यू कॉल आया है एकेडमी के फिल्म एंड टेलीविजन के लिए, तो वो ऐसा हो गया पूरे गांव में, अरे वो उसका तो आ गया, वो लेटर आ गया उसका, वो तो हीरो बन गया, ऐसा हो गया था। पर क्या ऐसा है कि आप क्या अपने गांव के पहले वो एक्टर बने? पहला उस गांव का नहीं, उस जिले का। और उर्मिन जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आई वॉज द ओनली पर्सन जो कि मतलब बॉम्बे जा रहा है। मतलब हमको ढूंढना पड़ता था। कोई एक फैमिली थी जो, जिनके रिश्तेदार या रिलेटिव्स बॉम्बे में रहते थे, वो लोग गुजराती फैमिली थी वो भी। अदरवाइज मतलब यू कांट इमेजिन, यू कांट इवन थिंक टू गो टू मुंबई। मतलब ये हालत थी वहाँ पर। बॉम्बे जाना बहुत बड़ी बात थी। आई एम टॉकिंग 1974-75, राइट? तो कैसे कन्विंस किया फिर आपने अपने पेरेंट्स को? मैंने नहीं किया, मेरे भाई ने किया। बहुत मनाया, बोले मेरे भाई ने थोड़ी चाल चली और को लगा थोड़ा सा घूम के आ जाएगा, ऐसा वैसा, देखते हैं, कुछ नहीं है, आ जाएगा 1-2 महीने में या 4-5 दिन में या हफ्ते भर में, इस तरह का कुछ करके उन्होंने मेरा टिकट करवा दिया। मैं दैट टाइम मतलब टिकट जाओ मेरे गांव से, और मेरे जहाँ मैं बाजू में रहता था वहाँ से ट्रेन का टिकट था दैट टाइम 43 रुपीज़ ओनली। तब की बात तो मतलब काफी ज़्यादा जनरल कंपार्टमेंट में 43 रुपये लगता था बॉम्बे आने का। पर मुश्ताक जी, जब आप मुंबई आए, जब देन बॉम्बे आए, इट वुडंट हैव बीन इजी। No, it was very How difficult. did you manage? But God supported me, helped me like anything I'm telling you. जब मैं बॉम्बे आया तो मुझे एक हमारे वहीं के रिश्तेदार थे, उन्होंने कहा यार देखो हम वहाँ जा रहे हो आप, तो ये एड्रेस ले लो, वहाँ पर हमारे कुछ दोस्त रहते हैं, बैंक में सर्विस करते हैं, वो आपको हेल्प कर सकते हैं। तो पता चला कि वो मेरा रहने का इंतज़ाम हो गया। जैसे बॉम्बे में मैं यहाँ पर वीटी स्टेशन में आया तो सीधा उनके यहाँ गया, मैंने बताया देखो ऐसा ऐसा लेटर है। तो उन्होंने कहा अरे कोई बात नहीं, बहुत अच्छे लोग थे वो। तो उन्होंने मुझे रहने का आश्रय दिया या ठिकाना दिया मुझे वहाँ 3-4 महीने रहा। उसके बाद मैं एकेडमी ज्वाइन किया, एकेडमी में मैं पास हो गया। फिर मेरे घर वालों को, भाई को बोला, मैंने कहा ऐसा हो गया भाई, मैं पास हो गया हूँ। तो फिर उसने 2500 रुपये की फ़ीस थी वो टाइम पे एकेडमी की फॉर 6 मंथ। वो फिर मैंने ज्वाइन किया, एकेडमी ज्वाइन करने के बाद फिर दोस्त लोग बन गए, बहुत अच्छे दोस्त बने। हमारे केतन ठाकर थे आर्य निवास के, मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, इतनी हेल्प करता था। मेरे एक और मेरी फ्रेंड थी, वो उधर की बॉम्बे की रहने वाली थी, वो भी एक्टिंग में थी, वो उससे दोस्ती हो गई। तो इस तरह से हेल्प होती रही। तो ऐसे करते करते सलीम खान जी से कैसे मुलाकात हुई? फिर हमारे एक दोस्त थे जो जबलपुर के रहने वाले थे, मध्य प्रदेश के। वो थिएटर के बहुत अच्छे लवर थे, वो हमेशा थिएटर करते हैं। उनका नाम था सुरेश जरकर। उन्होंने मुझे बोला कि भाई तुम जो है ना, वो मुझे बाबू बोलते थे, बाबू तुम एक काम करो यार, तुम वहाँ पे थिएटर ज्वाइन कर लो। अच्छा। वो तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा। और उन्होंने थिएटर मुझे बताया, इप्टा, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन। और ये उर्मी जी, ये थिएटर इतना पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है, भारतीय जन नाट्य संघ। इसमें कौन कौन से, बलराज साहनी, टॉक के कला, उत्पल दत्त, कैफी आजमी, शबाना आजमी, फारूक शेख, रमेश तलवार, इवन संजीव कुमार। आप आज की डेट में आप देखें, सुधीर पांडे, अंजन श्रीवास्तव, भरत कपूर, ये सब लोग उस थिएटर से जुड़े हुए हैं। मैंने वहाँ गया और आई वॉज सो लकी। देखिए मेरा जो प्रकृति, जो नेचर है, जो गॉड जो है ना, मुझे हर जगह मुझे हेल्प मिलती रही।
और जब मैं वहाँ पर गया बैठा तो जब एक हफ्ते के बाद ही वहाँ पर एक प्ले का की रीडिंग हो रही थी, नए प्ले करना है तो चलो नए लोगों को लेते हैं, और प्ले का नाम था एक और द्रोणाचार्य। अच्छा। तो वो रीडिंग हो रही थी, सबको पढ़ाते थे कि आप लोग आप पढ़ो, थोड़ा आप पढ़ो, नए नए लोग थे ना सब, आप पढ़ते हो कैसे लगते हैं। मैंने पढ़ना शुरू किया, तो जब मेरी रीडिंग हुई तो तीसरे दिन मेरे को डायरेक्टर बोला यू आर डूइंग द्रोणाचार्य, द सेंट्रल कैरेक्टर। एक और द्रोणाचार्य का रोल मुझे दे दिया। ओके, उसमें जहाँ वो बोलता है द्रोणाचार्य, यू नो दैट, जोर से, और ये ऐतिहासिक और लंबे में डायलॉग, मैथोलॉजिकल, वो तो बहुत इम्प्रेस हुए, उन्होंने वो रोल दे दिया। इस तरह मैंने थिएटर ज्वाइन किया। फिर उसके बाद मैंने बहुत सारे नाटक किए थिएटर में, यहाँ वहाँ जा कर के। कलकत्ता जाते थे हम लोग शो करने, दिल्ली प्रगति मैदान जाते थे, लखनऊ, भोपाल, हर जगह हम लोग जाते थे। वो सपोर्ट मुझे मिला, और एज एन एक्टर एकेडमी से ज़्यादा मुझे मेरा जो है, मेरा एक्टिंग पॉलिसी जो भी कह सकते हैं, वो ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ। तो उस ज़माने में, आज पता नहीं लोग जाते हैं कि नहीं, डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स थिएटर में आया करते थे। अच्छा। या हम लोग उनको इनवाइट करते थे कि सर प्लीज़ आइए हमारा नाटक देखिए। तो हमें मालूम नहीं होता तो कौन आ रहा है कौन जाता है। तो मुझे अच्छी तरह याद है जब मुझे पहली बार इस्माइल श्रॉफ साहब के यहाँ से फ़ोन आया था, जिन्होंने बनाई थी थोड़ी सी बेवफाई, राजेश खन्ना और शबाना आजमी को लेकर के। उन्होंने मुझे एक छोटा सा रोल दिया था। ये आपकी पहली फिल्म है? हाँ, दिस इज इन 1981। 81 या 81 82 ऐसी वो टाइम पे है। वो बड़ी हिट हुई थी फिल्म। तो वो फिल्म थी राजेश खन्ना शबाना आजमी की। तो उसमें मैंने 2 सीन किए थे राजेश खन्ना के साथ। तो ये थिएटर से मुझे ये फिल्म लगा। उसके बाद सबसे अच्छा जो मिरेकल मेरे साथ हुआ था, एक प्ले था हमारा, उसका नाम था लोक कथा। अच्छा। जिसको हमारे डायरेक्टर, बहुत फेमस डायरेक्टर जिन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं, दिलीप साहब के साथ, राजेश खन्ना के साथ, ऋषि कपूर के साथ, उनका नाम है रमेश तलवार, जो यश चोपड़ा जी के चीफ असिस्टेंट हुआ करते थे। उसके बाद इंडिपेंडेंट उन्होंने बहुत सारी अच्छी फिल्म, वो हमारे थिएटर के डायरेक्टर हैं। अच्छा। उनका प्ले उन्होंने डायरेक्ट किया था प्ले, जिसका नाम था लोक कथा। लोक कथा। तो जब लोक कथा चल रहा था, उसमें मेरा दारोगा का रोल था, जो बड़ा हिट हो गया था पूरे प्ले में। बहुत लोग पसंद करते थे उसको। तो एक दिन हम जब शो किए, तो नेक्स्ट डे जब हम लोग मिले थे शो करने के लिए, तो उन्होंने मुझे बोला कि यार कल वो सलीम खान आए थे आपका प्ले देखने, और उन्होंने बहुत लाइक किया आपको। अच्छा, मैंने कहा सर, मैं खुशी हुई मुझे, और उन्होंने आपको बुलाया भी है, बोले उसको भेजना मेरे पास। मैं तो खुश हो गया। मैंने कहा सलीम खान इतनी बड़े, और दैट टाइम सलीम खान जो सेपरेशन हो गया था जावेद साहब के साथ। Okay. और उन्होंने एक फिल्म बनाई थी नाम, संजय दत्त और कुमार गौरव को लेकर के, और वो बहुत बड़ी हिट हुई थी। महेश भट्ट डायरेक्टर थे उसके। तो सलीम खान के यहाँ मैं गया, सर्वेंट ने दरवाज़ा खोला, तो मैंने बोला मैं मुश्ताक खान हूँ, सलीम साहब से मिलना चाहता हूँ आप। तो वो अंदर गया, मेरा नाम बताया, वो खुद आए, अरे आओ मियाँ आओ करके, मेरे मेरे गले मुझे लगा है, हाथ मिलाया, बोले आपने बहुत अच्छा काम किया, मैं कल आपका शो देखने गया था, ये वो फ्रेंड। मैंने कहा थैंक यू सर, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। हाँ तुम अच्छा हो यार, अच्छे एक्टर हो, इसलिए तो इस तरह मैं सलीम साहब से मिलता रहा। और एक दिन उन्होंने मुझे बताया कि मैं एक फ़िल्म कर रहा हूँ महेश भट्ट के साथ, उसका नाम है कब्ज़ा, उसमें तुम्हारे लिए मैंने रिकमेंड किया है ना बस। So happy at that time, Mahesh Bhatt was on the top. Because Mahesh Bhatt ने वो टाइम पे नाम फिल्म हिट हो गई थी, अर्थ, सारांश, पता नहीं आपको ये नाम मालूम? Of course सर, सारे पता है। सारांश तो अनुपम खेर जी की पहली फिल्म है। और अर्थ, शबाना आजमी, स्मिता पाटिल, कुलभूषण खरबंदा। ब्यूटीफुल फिल्म। तो ये फिल्में ऑलरेडी डायरेक्ट हो चुकी थी, और भट्ट साहब मतलब हॉट डायरेक्टर थे वो टाइम पे। तो मैं मिला उनसे, भट्ट साहब से मिला, मुझे लगा हाँ भाई कहिए। मैंने कहा मैं मुश्ताक खान। हाँ तो? मैंने कहा वो सलीम खान है, मुश्ताक खान सलीम खान। मैंने कहा नहीं, मैं मुश्ताक खान एक्टर, सलीम खान साहब जो राइटर है। हाँ, क्या हुआ उनको? मैंने कहा उनको कुछ नहीं हुआ, उन्होंने मुझे आपके पास भेजा, शायद आपसे उन्होंने मेरे बारे में बात की। अच्छा आप हैं मुश्ताक खान, ओके। हाँ, उन्होंने आपसे, देखो भैया देखो, मैं अभी शूट कर रहा हूँ, मैं आपसे ज़्यादा बात नहीं कर सकता है। वो मेरे भाई है, एक मुकेश भट्ट, दूसरे हैं रॉबिन भट्ट, आप उनसे बात कर लो, फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। उसके बाद वो बिजी हो गया। मैंने कहा ठीक हो, नो प्रॉब्लम। तो But were you nervous? क्या हो रहा था? आप क्या फील कर रहे थे? ये क्या था एक्चुअली ना, कि मैं जब भट्ट साहब से मिला ना, तो मैं लिटरली आई वाज, मैं अपना नाम भी ठीक से नहीं बोल पा रहा था, इसलिए कि यार इतना बड़ा आदमी, और उनसे मिलने के लिए लोग ऐसे कतार में खड़े हुए। राइट। दैट टाइम महेश भट्ट के साथ काम करने के लिए आर्टिस्ट मतलब ऐसे होते थे कि यार किसी तरह एक छोटा सा सीन मिल जाए। एंड मैं देख रहा हूँ कि लोग इतने खड़े हुए, सब मिलने वाले थे उनसे, और मैं एकदम चला गया सीधा।
मतलब डरते हुए गया, लेकिन मैं चला गया। मैंने कहा भी क्या करूँ मैं, तो और मेरे पास ये था, एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था कि सलीम साहब ने मुझे भेजा। तो उसके बाद फिर मैं गया उनके पास, रॉबिन भट्ट उनके जो भाई थे और मुकेश भट्ट जो उनके भाई जो प्रोड्यूसर थे, उनसे मैंने फिर बात किया ऐसा ऐसा। ठीक है बोले आपको हमारा नंबर, हम आपका नंबर दीजिए, हम आपको कॉल करेंगे। एंड दैट टाइम मेरे पास तो लैंडलाइन फ़ोन भी नहीं था। अपनी वाइफ के साथ मैं अपना जो है किराए के मकान में रहता था, PNT कॉलोनी में, 1 रूम किचन में। तो वो केयर ऑफ, हाँ, केयर ऑफ जो था ना वो टाइम पे, एक जहाँ एक किराने की दुकान थी हमारे घर के थोड़ा आगे, जहाँ से हम पूरा किराना, चावल, गेहूँ, दाल, ये धनिया वगैरह लेते थे। उनके फ़ोन था, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया था बहुत पहले ही, जब मैं गया तभी से उनसे ये बात हो गई थी कि सर ऐसा है ऐसा ऐसा है, अगर मेरा कोई फ़ोन आए तो प्लीज़ मुझे बता देना यहाँ से आपका फ़ोन आया था। और उसका एक फ़ोन कॉल का हम 1 रुपये देते थे। तो उनका नंबर मैंने दिया था। एंड आफ्टर 15 डेज आई गॉट, मैं जब दुकान में गया तो बोले सर आपका ये फ़ोन आया था, इसमें आपको बोला फ़ोन करने के लिए। फिर मैंने फ़ोन किया तो पता चला कि ये भट्ट साहब के यहाँ से आया था और मुझे बुलाया गया है, बस। एंड उसके बाद दैट वाज द डे जो कब्ज़ा मैंने शुरू किया। उसके बाद भट्ट साहब ने मुझे नहीं छोड़ा। उसके बाद जो फिल्में हैं, भट्ट साहब ने मुझे लगातार फिल्में दी। कब्ज़ा किया, उसके बाद स्वयं किया, उसके बाद गुनाह किया, उसके बाद आशिकी की, उसके बाद जुनून किया, फिर सड़क किया, फिर साथी किया, फिर दिल है कि मानता नहीं किया, फिर हमें राही प्यार के किया, फिर सर किया, फिर मिलन किया, गुमराह किया श्रीदेवी और संजय दत्त की, और मिलन, और क्या क्या फिल्में मैंने, नाराज़ किया मिठू चक्रवर्ती, और ये वो सब। तो आप पूरी तरीके से घुस चुके थे मुश्ताक जी। ये मुझे अभी भी, हम जब आपसे बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा कि मैं आपको इंटरव्यू कर रही हूँ, मुझे तो आप फिल्म की कहानी एक नरेट कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। ये आप पर एक फिल्म की कहानी बन सकती है, बिकॉज हमारे तो पिक्चर सब बन चुका है। वी आर ऑलरेडी विजुअलाइजिंग कि क्या होता था किराने की दुकान पर, कैसे आपने कहा कि फ़ोन आता था वगैरह वगैरह। पर ये बताएं दैट आप कितना इसको ग्रास्प कर रहे थे? क्या आपको लाइक वो फीलिंग आ रही थी दैट बन गया हूँ मैं एक्टर? घर वालों से बात हुई आपकी? हाउ वाज इट फॉर यू? क्योंकि इतना काम एक के बाद एक आ रहा था, क्या आपको लग रहा था दैट ओके नाउ आई हैव अराइव्ड? नहीं उर्मी जी, मैं आपको सही बता रहा हूँ, मुझे नहीं लग रहा था। मैं सिर्फ ना अपना काम किए जा रहा था और मैं खुश था, क्योंकि मैं ये भट्ट साहब की फिल्में भी कर रहा था और साथ साथ मैंने थिएटर नहीं छोड़ा था। मैं थिएटर भी कर रहा था, ये भी कर रहा था। हाँ, लेकिन मैं ना कैरिड अवे नहीं हुआ। फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं आज भी कैरिड अवे नहीं हूँ। आज गदर 2 इतनी बड़ी हिट है ना, मैं कैरिड अवे नहीं हुआ, मैं अपना काम करता रहा। बट wasn't there a feeling that मुझे सिर्फ कैरेक्टर रोल्स नहीं कर रहे हैं, मुझे हीरो बनना है, मेन लीड करना है? क्या ये कभी भी आपके? कभी नहीं, कभी भी नहीं। कभी नहीं। मैंने सोचा ही नहीं कि मुझे हीरो बनना है या मेन विलेन बनना है, कुछ नहीं। मुझे सिर्फ काम करना है। काम, जो कैरेक्टर मुझे मिल रहा है वही मुझे करना है। कभी आपने अपने आप को डाउट किया? नहीं, डाउट नहीं। जब मैं शॉट देता था, फिल्में करता था, और जब मैं फिल्में देखता था और अपना काम होता, आप बिलीव करेंगे, मैं हर शॉट के बाद मुझे ऐसा लगता था कि डायरेक्टर मुझे एक बार और बोल दे कि यार 1 मोर करते हैं, चलो, तो शायद इससे अच्छा मैं कर जाऊँ। मेरा यही थॉट था। और फीलिंग जहाँ तक थी कि मैंने जितना भी मैंने काम किया, बस ये था कि आई वॉज हैप्पी कि चलो आई एम वर्किंग, आई एम गेटिंग वर्क, है ना, और मैं काम कर रहा हूँ। तो वो एक खुशी तो मुझे थी, वो बहुत अच्छी थी। और क्या होता है, जब आप काम करते रहते हैं तो एक थोड़ा सा सब कुछ सही रहता है ना। घर वाले भी, घर में भी जब गए तो खुश हो गए, अच्छा अब तो फादर को भी देखा, देखो मैंने ये किया, तो उनको भी लगता अरे हाय कुछ कर रहा है, शायद कुछ कर रहा है। क्योंकि ना वो इतने ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए थे जब मेरा स्ट्रगल के दिन थे, तो लोग कभी मेरे 1-2 दोस्त भी आ गए और देखा कि अरे यार ये तो गेस्ट हाउस में रह रहा है, ये तो बहुत बुरी हालत में। अच्छा, उन लोगों को थोड़ा वो होता है ना थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है, थोड़ा एक ये एक सैडिस्ट एक होता है ना, वो एक। तो वो घर जाके मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन क्या करें, बोलते अरे वो उसको बुला लो, उसको वापस बुला लो, कॉल हिम बैक, वो थोड़ा ठीक नहीं। और मैं उसको एंजॉय कर रहा था। आप समझ रहे मेरी बात? मतलब मैंने अपने स्ट्रगल को, अपने संघर्ष को मैंने आई एंजॉयड। क्योंकि जब तक मैं ये मानता हूँ कि जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे वो स्ट्रगल हो, चाहे आप मिट्टी भी खोद रहे हैं, तो उसको पूरे जोश के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ और खुश होकर के करना चाहिए, तब मज़ा आता है। तो वो लोग बोलते थे कि यार उसको बुला लो, तो फिर हमारे भाई और पेरेंट्स परेशान हो जाते थे कि क्या बोल रहे हैं। पर उनको समझाता था ऐसा कुछ नहीं है, लाइफ में संघर्ष बहुत ज़रूरी है। और जब तक, जो संघर्ष के बाद जो आपको चीज़ें मिलती हैं, है ना, जब आप
कठिन रास्ते से गुजर के अपने मंजिल पे पहुंचते हैं, तो उसका अलग ही मज़ा अलग ही मज़ा एक अलग है कि आपको कोई मेरे फ्रेंड्स बहुत सारे थे जो मुझे बहुत हेल्प करते थे, फिर उनको बोलता था देखो उतना नहीं चाहिए मुझे उतना ही चाहिए जितनी की ज़रूरत है। क्या बात है। वो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि लेट मी स्ट्रगल माई सेल्फ। फिर आज ये आपने एक बहुत अच्छी बात कही है, एंड आई थिंक जितने भी स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं जो कहाँ कहाँ से नहीं आते हैं, माइट जस्ट अंडरस्टैंड दैट स्ट्रगलिंग में भी मज़ा है अगर आप उसे पूरी तरीके से एक्सपीरियंस करें, एंजॉय करें। और क्योंकि ये सच्चाई है ना, जैसे आप अभी बैठे बैठे यहाँ कह रहे हैं, एंड सच अ ग्रेट फीलिंग। क्या फ़ायदा होता अगर कि स्ट्रगलिंग की बातें नहीं होती, तो हम क्या ही बात करते फिर। व्हाट अ लवली थॉट। ये बताया दैट भट्ट साहब की इतनी फिल्मों में आपका फेवरेट अगर एक चुनना हो तो वो कौन सा रहेगा, दैट यू एंजॉयड द मोस्ट? उर्मिन जी, मैंने शायद ना ये जो अपनी लिस्ट गिनाई ना भट्ट साहब की फिल्मों को, उसमें एक फिल्म का नाम ही लेना भूल गया। वो इतनी इंपॉर्टेंट फिल्म थी मेरी, पता नहीं आपने देखी कि नहीं। उस फिल्म का नाम था सर SIR। ऑफ कोर्स। उसमें मेरा डिफरेंट रोल था, और 2 फिल्में मेरी एक साथ कंप्लीट थी वो, और जो आगे पीछे रिलीज़ हुई। और पहले सर रिलीज़ हुई। सर जो थी वो फिल्म पूरी गैंगस्टर पे थी जी। और जिसमें मैंने नेगेटिव रोल किया था। परेश रावल, मैं और नसीरुद्दीन शाह की फिल्म थी वो, जिसमें मैं गला काटता हूँ, जिसमें मैं उसके लिए कुछ भी करता हूँ, गलत काम करता हूँ। वो फिल्म भी बहुत बड़ी हिट थी। तो ये एक फिल्म थी सर, और दूसरी फिल्म थी हमें राही प्यार के, दोनों एक साथ थी। तो सभी लोगों का ये कहना था, भट्ट साहब वगैरह ये कहा यार पहले सर को रिलीज़ करते हैं। अच्छा। तो आमिर खान और उनके फादर की फिल्म थी ये, ताहिर साहब की। तो उनसे कहा गया कि हम जो है हमें राही प्यार को इसके बाद रिलीज़ करेंगे, क्योंकि उसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि सर एक बहुत बड़ी हिट फिल्म है। तो उनका ऐसा कहना था। सर ठीक है। तो पहले सर रिलीज़ हुई। सर भी बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत अच्छी चल रही थी। पर आपने इतने सारे रोल्स किए हैं, एंड जैसे आपने कहा कि सर पिक्चर, मुझे याद है कि आपको देखकर डर भी लगता था, बट यू हैड दैट इंटेंसिटी इन इट। आपके लिए कितना चैलेंजिंग था एक नेगेटिव किरदार करना? मैंने उर्मी जी हमेशा आपसे यही कहा कि जब मेरे को करेक्टर मिलता था ना, तो मैं उस करेक्टर पे ध्यान देता था। बस अच्छा। हो गया। अब वो कैसा होगा, क्या होगा, वो ऑडियंस को देखना है। मैं जितनी भी कोशिश करता था कि उस करेक्टर को ईमानदारी के साथ में करूं, और ये कोशिश करूं कि उसके साथ जस्टिफाई हो जाए। बस हो गया। तो वो जो 2 फिल्में मेरे साथ एक साथ रिलीज़ हुई थी, लेकिन जब पहले ये रिलीज़ हुई, उसके बाद फिर हमें राही प्यार के दूसरे वीक रिलीज़ हुई, तो हमें राही प्यार के सर के ऊपर निकल गई। तो कॉमेडी फिल्म थी, आमिर खान, जूही चावला की, ये भी थी। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, एंटरटेन था उसमें। आपको मालूम है उसमें एक गाना था, घूंघट की आड़ से दिलबर का, ये गाना हुआ था उदयपुर में। अच्छा। जब थिएटर में ये ट्रेलर चलता था तो लोग पैसे फेंकते थे ऐसे। तो वही टाइम पे हमको लग गया था कि यार ये फिल्म इट्स गोइंग टू बी, यू नो। तो वो फिल्म बहुत ज़्यादा, तो क्या हो गया कि जब सर और ये दोनों फिल्में एक साथ आगे पीछे आई, तो ज़्यादातर लोगों ने हमें राही प्यार को पसंद किया, और उसमें जो मेरा कैरेक्टर था मिश्रा जी का, उसको फॉलो किया, और उसके हिसाब से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लाइट और कॉमेडी रोल मिलते रहे। वाह, वी वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट भगवती प्रसाद मिश्रा। इनको BPM भी बुला सकते JR, हैं। हाँ, जापान रिटर्न। जापान। कैसी बात करते हैं, 4 बच्चों को 3 बच्चे कैसे कर सकते हैं। ये मैंने बिहारी लैंग्वेज था ये बताइए, आपने कैसे अपने रोल के लिए काम किया? हाउ डिड यू प्रेप फॉर इट? यार देखिए, आप देखेंगे कि उसमें ना आप मेरा वो देखेंगे ना करेक्टर, तो उसमें करेक्टर में मैं ये ऐसा रहता मेरा, कैसी बात करते हैं, 4 बच्चों को 3 बच्चे कैसे कर सकता है राहुल बाबू, समझो ना, हम जापान रिटर्न हो, 4 साल हमने जापान में ट्रेनिंग लिया हो। ये करेक्टर था। कैसा था, जब मुझे ये बताया गया कि सब ऐसा 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 करेक्टर, और एक बहुत ही सीधा साधा है आदमी, सब कुछ है, थोड़ा सा है प्रॉब्लम उसके साथ ये है कि वो जापान रिटर्न हुआ है तो वो उसको भूलता नहीं है, उसको लगता है जापान रिटर्न आया मतलब बहुत बड़ी बात हो गई है। तो वो आमिर खान के जो बहनोई साहब थे, उनके गारमेंट है, कपड़े बनते हैं, वहाँ पर उसका मैनेजर है वो, इस तरह का करेक्टर है। तो उन्होंने कैसा करोगे। तो फिर मेरे एक टीचर हुआ करते थे, जब मैं 6वीं 7वीं क्लास पढ़ता था, तो हमारे एक टीचर होते थे, वो पैंट जो पहनते थे उसमें बेल्ट नहीं लगाते थे, वो लूज होता था। तो आपने देखा होगा, बहुत से लोगों को देखा होगा कि वो पैंट नीचे चला जाता फिर वो ऊपर लाते थे, नीचे चलाए फिर ऊपर लेके आते थे। तो वो मैंने वहाँ से लिया उनको। वाह। और हम लोग सब जब क्लास में उनका मजाक उड़ाते थे, और एक बार उनको थोड़ा पैसा इकट्ठा करके हमने कहा सर ये बेल्ट ले लें और बांध लें उसको। लेकिन उनकी आदत हो गई थी बेल्ट नहीं पहनने की, तो वो मैंने लिया था वहाँ से, ये वाला कि वो तो एक बार ऐसा हो गया था कि मतलब वो उनका हाथ ही ऐसा चला जाता था हमेशा, आदत पड़ जाती है ना इंसान की कि यार वो पैंट नीचे ना चला जाए। तो ये था, तो वो मैंने लिया। तो उससे क्या होता था कि ये जब हाथ ऐसा लिए ना, तो गर्दन अपने आप ऐसे हो जाती थी। कैसी बात करता है,
यू नो ये मेरे मैंने जब लिया तो वो बहुत वर्क किया ये, तो ये मिला करके प्लस बिहारी लैंग्वेज हो गया, हाँ। और जापान हो गया 4 साल, या और ये हो गया, और ये मैंने तो क्या आप अपने कैरेक्टर को लिखते थे कि आप उनकी बैक स्टोरी लिखते थे एज यू नो एन एक्टर? डू यू वर्क ऑन दैट कि ये कहाँ से आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपके लिए क्या है उनका, मतलब व्हाट इज योर स्टोरी, बैक स्टोरी ऑफ हिम? ऐसा बैक स्टोरी ये होती थी कि जब भी जैसे मुझे कोई कैरेक्टर बताया तो मैं सोचता क्या करूँ इसके लिए यार, तो फिर मैं देखता हूँ पीछे, अगर मैंने कोई शराबी का रोल है तो मैं देखता था मेरे गाँव में एक शराबी था, वो इस तरह करता था, मेरे गांव में एक बनिया था जो दुकान चलाता, वो ऐसा करता था, मेरे यहाँ पर जो एक टेलर था वो ऐसा करता, इंस्पेक्टर था ऐसा। तो आपको ना हर गांव में, हर शहर में ऐसे टिपिकल और पिकुलियर कैरेक्टर मिल जाएंगे जो डिफरेंट होते हैं। क्या होता है ना कि अब मेरे गांव में जो एक कैरेक्टर है, इंस्पेक्टर का है या टीचर का है, किसी का भी है, वो तो मेरा छोटा सा गाँव है, पूरा हिंदुस्तान तो है ही नहीं, अगर आपने वहाँ से ले लिया तो पूरा हिंदुस्तान उसको देख रहा है। वाह, लवली लवली। तो ये इस तरह से मैं करेक्टर जो है ना वो करता था। मैंने बहुत सारे ऐसे करेक्टर फिल्मों में होता था, तो इसलिए आप देखेंगे महेश भट्ट साहब की फिल्में जितनी भी मेरे हर एक में मैंने, और उन्होंने मैंने बस कंडक्टर किया है, मैंने उसमें मैंने जापान रेटर ये किया, मैनेजर किया है, मैंने इंस्पेक्टर का रोल किया गुमराह में, मैंने पिम्प का रोल किया है सड़क में, एडवोकेट का रोल किया है, सड़क बताना आपको, सड़क में पिम्प का रोल किया है, वो अपना सदाशिव अमरापुर का जी के साथ, है ना। और आप इस तरह देख लेंगे हर फिल्म में मेरा, गुनाह एक फिल्म थी वो भी मैं भूल के बताना आपको, वो फिल्म हमने सनी देओल और डिम्पल कपाड़िया की, उसमें मैंने होटल मैनेजर का रोल किया हुआ, कंडक्टर का रोल किया हुआ है, हवलदार का रोल किया हुआ है, एडवोकेट का रोल किया है मैंने, अकेले तुम में, फिर मैंने अपना बहुत सारे डिफरेंट में जैकी श्रॉफ के साथ इंस्पेक्टर, जुनून का नाम भी भूल गया मैं, जुनून में मैंने आदिवासी का रोल किया है, होइंगा मजा बाबू अमावस्या की रात है मिलेंगा, इस तरह का जो आपने देखा जिसमें वो शेर बनता है। बहुत सारी फिल्में मैं भट्ट साहब की भूल रहा हूँ कुछ 15-20 फिल्में की है। कमाल है, रियली कमाल है, एंड ये फिल्मोग्राफी इतनी क्रेजी है दैट यू नो वी कैन गो ऑन एंड ऑन। I was lucky I got Mahesh Bhatt on my struggle days, frankly speaking. Actually in हमें राही प्यार के there's a scene where you're talking to foreigners, वो जापानीज में बात कर रहे थे आपकी ऐसी अपना कुछ था, वो थोड़ा सा राइटर की तरफ से वो जो झोंक करके वो लोग करते हैं ना, हाँ, तो वो हेल्प लेने के लिए, बट वो लैंग्वेज मुझे राइटर की तरफ से मिलता है, नॉट नहीं मुझे लगा शायद आपने वो कुछ डायलॉग सीख लिए थे जापानीज में बात दिया था ना, राइटर की तरफ से मिलते हैं ना डायलॉग। तो क्या होता है ना कि जब राइटर्स होते हैं तो वो भी हेल्प लेते हैं कहीं ना कहीं से, है ना, वो हर आदमी का जाना जरूरी थोड़ी ना। जैसे मैं जापान का था तो जापान तो मैंने देखा भी नहीं कभी, तो वो उन्होंने 4-5 लाइनें उसने दी थी कि किस तरह से वो करते हैं और किस तरह से वो हेल्प मांगते हैं। तो गए हैं आप अभी जापान? गए नहीं, कभी नहीं, अभी भी नहीं गए हैं? अरे यार इनको तो जाना चाहिए, जापान तो आपको जाना चाहिए यार, वहाँ पे अलग फैन फॉलोइंग होगी फॉर श्योर। मैं मुश्ताक खान और आप मुझे देख रहे हैं ऑन बॉलीवुड हंगामा।